हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे होने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है एंड आज हमारे पास जो पेपर है वो है रिलेटेड टू एमकॉम ऑनर्स। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगी एंड अगर आपको सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। और आज ये जो क्लास है हमारा, ये डिटेल डिस्कशन क्लास है, तो अगर सारे क्वेश्चंस का आपको बहुत डिटेल आंसर चाहिए तो वो आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। अगर पेपर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत इजी तो हम नहीं बोलेंगे बट ठीक था, बहुत टफ नहीं था। क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक्स पूछे गए थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे। एंड अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहे होंगे, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट की थी, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, क्लासेस परचेज़ की होगी, तो आप लोग को इस क्वेश्चन पेपर में कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास देखो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि व्हाट विल बी द करंट क्लासिफिकेशन फॉर गुडविल। अगर गुडविल की बात करें तो ये इंटेंजिबल एसेट है एंड बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मच्योर्ड। देखो डिस्काउंट हुआ बट मच्योर्ड नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल ऑनर्ड हो ही जाएगा मैच्योरिटी पे, हो सकता है कि मैच्योरिटी पे ये बिल डिसऑनर्ड हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग किसका पार्ट मानते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी का। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, और फर्स्ट में करंट लायबिलिटी दिया है, सेकंड में डी में कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया है। तो नो डाउट बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, a system in which accounting entries are made on the basis of amounts having become due for payment or receipt is called। मतलब सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि जो अमाउंट है चाहे आप रिसीव करोगे तब बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी और अगर नहीं भी रिसीव किया तो भी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। सिंपली ये चीज़ बोला जाता है ना, रिसीव्ड और नॉट येट रिसीव्ड, बट क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। और ऐसा हम कहाँ करते हैं बेटा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने चैनल पे डिटेल में डिस्कस किया भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो बेसिकली इक्वेशन क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। देखो फर्स्ट में ऑलमोस्ट यही दिया हुआ है ना, असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इसको इधर ले आओ, इसमें देखो इसको इधर ले आओगे तो प्लस इक्विटी हो जाएगा, तो ये भी इक्वेशन सही है। सी ऑप्शन देखो, अगर लायबिलिटी को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन तो सही दिया हुआ है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू असेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी, कि ये जो इक्वेशन है ये इनकरेक्ट है और बाकी सारे इक्वेशन करेक्ट हैं। नेक्स्ट, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम रिटन एविडेंस की बात करें, सबूत की बात करें, तो हम किसकी बात करें, वाउचर की, और उसी के बेसिस पे ना आप एंट्रीज पास करते हो। Which of the following practices is not in consonance with the convention of conservatism? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई लॉस दिख रहा है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बट अगर आपको पता है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो सकता है तो आज की डेट पे आप उसको इग्नोर कर दो और फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट होगा तब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये जो बैड डेट है, बैड डेट मतलब क्या, हम ये मानते हैं कि अगर हमारा डेटर 10,000 का है तो हम ये मान रहे हैं कि 1,000 हमें नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो ये क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहा है कि लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर हमें क्रेडिटर्स डिस्काउंट देते हैं तो ये तो मेरा प्रॉफिट है ना, लॉस तो है नहीं। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर डेटर्स डिस्काउंट मतलब अगर हम को किसी से पैसा लेना और हम उसको डिस्काउंट दे रहे तो ये भी लॉस हो गया। एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी लॉस है। तो देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहा है, बट क्योंकि बी ऑप्शन में अगर हम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का प्रोविज़न बनाए तो ये बेसिकली हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा ना, ठीक है। और क्योंकि हमें प्रॉफिट को बुक्स में इग्नोर करना है तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि ये एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म नहीं है। नेक्स्ट, आपके पास दो लिस्ट दिए, मैच करना है। कैपिटल बेसिकली किसका डिफरेंस है बेटा, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स में से COGS माइनस कर देते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 में दिया है। वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग मशीन्स, अगर मशीन्स को ठीक करने के लिए आपने वेजेस पे किया है, मतलब जिस टाइम ने आपने मशीन खरीदी उसी टाइम वेजेस पे किया, तो उसको आप हमेशा कैपिटलाइज करते हो, दैट इज़ डेबिट करते हो किस में, मशीनरी अकाउंट में। एंड द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड सो दैट हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल सके, ठीक है। तो जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी जो वैल्यूज़ बढ़ती है या घटती है उसको डालते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को ना हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इसका जो भी बैलेंस होता है ना वो प्रॉफिट और लॉस में डाल देते हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नो डाउट ये किस तरह का अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल? एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, लॉग मेथड नहीं है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड नहीं है, बेसिकली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, फीफो मेथड ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए है। तो फर्स्ट है, सेकेंड है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए एंड न्यू शेयर जो है बिटवीन ए एंड बी वो कितना बचा? 2:1। अब देखो, जो सी आया वो कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए। एंड इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा बेटा कितना बचा? एक में से अगर 1/4 हटा दें तो 3/4 बचा। ये ए और बी कैसे ले रहे हैं? 2:1 रेशियो में, है ना। तो ए का रेशियो हो गया 2/4 और बी का रेशियो हो गया 1/4। क्यों? क्योंकि बाकी 1/4 किसका है? सी का है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया कि 3/4 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारे पास ए और बी का ओल्ड रेशियो तो दिया ही हुआ है और न्यू रेशियो कितना आ गया? 2:1:1। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ये क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 और न्यू रेशियो कितना है? ए का 2/4 और बी का कितना है? 1/4। ठीक, यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा 2:3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स? यस। Financial statements are prepared on the basis of realizable values? Yes. The preparation of financial statements is not an ultimate aim. अगर देखा जाए तो जितनी भी हम बुक्स में अपने अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हमें ये पता चल सके कि एट द ईयर एंड हमारे पास कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है, और उसी को हम अपने शेयर होल्डर्स, डिसीजन मेकर्स को रिपोर्ट करते हैं। देन सर्टन assumptions आर नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो assumptions लेना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। आप रिडम्पशन तभी कर सकते हो जब वो फुल्ली पेड हो, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिकली कौन होता है? क्रेडिटर होता है, शेयर होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर होता है या कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर होता है? देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के वाइंड अप के टाइम, दैट इज लिक्विडेशन के टाइम, कंपनी के असेट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी शेयर होल्डर भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है। शेयर होल्डर बेसिकली कौन होता है? जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के डिबेंचर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर अगर देखा जाए तो ये दोनों भी तो क्रेडिटर ही हैं कंपनी के, है ना। तो इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी को हम क्या मानेंगे? क्रेडिटर। और ये भी याद रखना कि कॉन्ट्रीब्यूटरी शेयर होल्डर भी हो सकता है या डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, देखो डायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी रिलेटेड है, प्लांट सुपरवाइजर सैलरी भी है, प्लांट सुपरवाइजर सैलरी जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट? नो डाउट अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करें तो हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, सबको पता होगा क्योंकि हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे बहुत बार डिस्कशन किया है। और ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे? फिक्स कॉस्ट पे, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो अगर आप अपने फिक्स कॉस्ट को बढ़ाओगे तो नो डाउट जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी तो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, रेजेस ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अप्लाइज व्हेन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन? एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहा है या हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ प्रोसेस की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वाउचिंग, रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा वाउचिंग, क्योंकि वाउचिंग ज़रूरी भी है, दैट इज एसेंस भी है और बैकबोन भी है ऑडिटिंग का, उसी के बेसिस पे आप ऑडिटिंग करते हैं।
नेक्स्ट, which of the following activities is true about the cost variance under the standard costing system? कॉस्ट वेरिएंस डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का, एक्चुअल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का. नो डाउट अगर हम लोग कॉस्ट वेरिएंस की बात करें ना तो कॉस्ट वेरिएंस जो डिफरेंस होता है वो बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का होता है. एंड क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा अंडर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम तो बजटेड कॉस्ट को हम रिप्लेस कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो व्हाट इज़ अ करेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस. अगर हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा. इसका फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर द एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. मतलब एक यूनिट की जितनी भी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही हो. ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास दिया हुआ है 182 kg, बट हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया. ये जो स्टैंडर्ड यील्ड है ये स्टैंडर्ड इनपुट के अकॉर्डिंग दिया है और हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के. तो पहले हम स्टैंडर्ड यील्ड निकालने फॉर एक्चुअल आउटपुट. हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड कितना 90 kg और हमारे पास एक्चुअल इनपुट कितना है 200 kg. ठीक है, कह रहा है कि अगर ये 90 kg 100 kg के लिए है तो एक्चुअल के लिए कितना. ऐसे लिखते हैं ना कि अगर 100 इनपुट है तो 90 यील्ड है तो 200 के लिए कितना हमारा यील्ड होगा. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 180 kg. तो मेरे पास एक्चुअल यील्ड हो गया 182 kg, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया 180 kg एंड मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 20 रुपीज़. ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज़ मेरे पास आएगा 40 kg फेवरेबल, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. सॉरी 40 रुपीज़ हो जाएगा ना, ये रुपीज़ है तो ये हो जाएगा ₹40 फेवरेबल. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट ये साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होता है, इंजीनियरिंग स्टडीज़ पे बेस्ड होता है, बट अगर एस्टिमेटेड की बात करें तो ये हिस्टोरिकल पे बेस्ड होता है. येस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट कॉस्ट विल बी. नो, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि एज पर सिचुएशन कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी. और एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट कॉस्ट शुड बी. नो, इसका मतलब होता है व्हाट कॉस्ट विल बी, कि क्या होगी, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली हिस्टोरिकल पे बेस्ड है ना. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट. नो, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट. नो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली एस्टिमेटेड कॉस्ट के. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड ऑन. ये देखो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होता है, ऑलवेज ऑन नॉर्मल कैपेसिटी. नेक्स्ट, which of the following statements accurately describes a trial balance? A trial balance is a financial statement that shows a financial position. No, trial balance थोड़ी शो करता है, वो तो बैलेंस शीट शो करता है. A trial balance is prepared to identify errors in recording financial transactions before preparing financial statement. ये करेक्ट है. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले ये देखते हो कि कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई गलती तो नहीं है. उसके लिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करता है तो नो डाउट एक बार आप सस्पेंस से मैच करा देते हो, पर पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें गलती है. अ ट्रायल बैलेंस इज अ समरी फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. नो, ये ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, ये PL होता है. अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ अ बिजनेस. नो, अगर देखा जाए तो ये तो ट्रेडिंग एंड PL का काम होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी. नेक्स्ट, recently which trade association has launched a corporate governance charter for setups? Confederation of Indian Industry. लर्न करने वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द टर्म क्विड प्रो क्यू इज रिलेटेड टू. क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हो गया, कंसिडरेशन. In a contract of sale of goods, the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold. इस डॉक्ट्रिन को हम हमेशा कहते हैं सेवेट एम्पटर, क्योंकि सेवेट एम्पटर मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर. ये बायर की ड्यूटी है, ना कि सेलर की ड्यूटी है. नेक्स्ट, अ लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर ओनली व्हेन द ओनरशिप राइट रिलेटिंग टू गुड्स हैव ट्रांसफर टू द बायर. अगर बायर को ट्रांसफर हो गया तब आप लीन नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो. लीन मतलब क्या हो गया कि आप गुड्स को होल्ड करके नहीं रख सकते हो.
व्हेन द गुड्स आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ द अनपेड सेलर, जो अनपेड सेलर है जिसको पैसा नहीं मिला, अगर उसके पास गुड्स का पोजेशन है, मतलब गुड्स की ओनरशिप है, तभी तो वो गुड्स को होल्ड करके रख सकता है। व्हेन द गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कैरियर मेड अवेलेबल बाय द बायर, नहीं, वो भी जब बायर को मिल गया तो अब उस केस में वो गुड्स बायर का हो गया। व्हेन द गुड्स हैव डिलीवर्ड टू द बायर, नो, सिर्फ बी ऐसा केस है क्योंकि बी में बेसिकली आप ही के पास गुड्स है, आप अनपेड सेलर हो तो आप गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो। नेक्स्ट, वारंटी क्या है? वारंटी एक तरह का कोलेट्रल स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। और एसेंशियल क्या होता है? कंडीशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है? जो कि आइडेंटिफाइड और अग्रीड होता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो, दैट इज गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए थे और इनफैक्ट ऑप्शंस पढ़ करके भी आप बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। द डैश कैन बी ईदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो द कैपिटल इज नॉट डिवाइडेड टू शेयर्स। जहाँ शेयर्स नहीं होता ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो बैलेंस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, आप उसको किसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते? डिविडेंड के पेमेंट के लिए, राइट ऑफ के लिए तो कर सकते हो, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए भी कर सकते हो, कैपिटल लॉसेस के लिए भी कर सकते हो, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मे परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से खरीद सकता है? देखो, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जर्नल रिजर्व से नहीं खरीद सकता, प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स एंड प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स, नो। अगर देखा जाए कि अगर कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने हैं तो फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं और अदर रिजर्व्स के अदर शेयर्स के प्रोसीड से कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम कोई भी कंपनी 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association? हमने MOA AOA पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई थी। देखो, नेम ऑफ द कंपनी तो मेंशन होता है, स्टेट भी मेंशन होता है, ऑब्जेक्ट भी मेंशन होता है एंड मेंबर्स की लायबिलिटी भी मेंशन होती है, बट रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज की बात करें फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, और ऐसा सिर्फ इनकम टैक्स में ही होता है। बाकी अगर देखो तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज़ रेफरेंस टू विच क्लॉज? अब देखो, अगर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की बात करें तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स बेसिकली क्या है, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनको एक तरह की सिक्योरिटी और सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। तो वो यही बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ लो, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं कि कंपनी किस में डील कर सकती है और किस में नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब अगर आज की डेट में देखें तो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी 2 ही है और ये ऑप्शन डी में दिया है क्योंकि बाकी सब जीएसटी का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट, The idea of a nationwide GST in India was first proposed by which committee? सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था by Calcutta Task Force, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। Which of the following goods are taxed under GST? CNG, लिकर, पेट्रोल, गोल्ड, ज्वेलरी। नो डाउट अगर गोल्ड आपने परचेज किया होगा तो गोल्ड पे ही GST का एप्लीकेशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन प्लेज बेलर इज कॉल्ड। देखो, प्लेज मतलब क्या होता है? बेसिकली ये है कि जब आप गुड्स का बेलमेंट करते हो सिक्योरिटी की तरह फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। जनरली इसका एक एग्जांपल लो कि जैसे मान लो हमने अपनी स्कूटी सर्विसिंग के लिए दी और उन्होंने सर्विसिंग करके वो मेरी स्कूटी लौटाएंगे, हम उनको पैसा देंगे। अगर हम उनको पैसा नहीं देंगे तो वो मेरी स्कूटी होल्ड कर सकते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट है प्लेज का। तो यहाँ पे बेलर को हम लोग पॉनर भी बोलते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, A and B go into a shop. B says to the shopkeeper, let A have the goods and if he does not pay you, I will. यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप किसी के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हो कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? गारंटी का। नेक्स्ट, विच मॉर्टगेज इज कॉमनली नोन एज इक्विटेबल मॉर्टगेज? इक्विटेबल मॉर्टगेज बेसिकली कहा जाता है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को। नेक्स्ट,
In a software development company, programmers are assigned to different teams based on their expertise. कुछ को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम देते हैं और कुछ को बैक एंड डेवलपमेंट का काम देते हैं. तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यूनिटी ऑफ कमांड? नो, यहाँ पे तो एक सुपरवाइजर की बात होती है, काम का डिवीजन कर रहे हैं. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. A retail store manager ensures that each employee reports to only one supervisor. जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक सुपरवाइजर को ही रिपोर्टिंग की जाएगी सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में यही बोला गया है कि एक पर्सन होगा, उसी को आपको रिपोर्ट करना है. नेक्स्ट, गैंग प्लान इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल. ये सबको पता होगा, स्केलर चेन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल. देख लेते हैं. नॉन इंटरफेरेंस, एस्पेरेट द कॉप्स तो दिया है, सेंट्रलाइजेशन दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क दिया है. इनका ये जो 14 प्रिंसिपल है उसमें ये तीनों पार्ट है बट नॉन इंटरफेरेंस नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. अब देखो, अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें बेटा, तो इसमें 4 हमारे पास प्रिंसिपल्स थे. पहला था साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी. तो ये ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स आर लार्जली रिक्वायर्ड एट. देखो, जो टेक्निकलिटी होती है ना, ये आपको लोअर लेवल पे ज़्यादा चाहिए क्योंकि बाकी लेवल्स पे डिसीजन लिया जाता है या उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, लोअर लेवल. नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल एरिया. जब आप रूरल एरिया में जाकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये किस तरह की ऑब्जेक्टिव हो गई, सोशल ऑब्जेक्टिव. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट. जब मिनिमम कॉस्ट की बात आती है तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, और जब आप बात कर रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको सर्व करना है तो फिर आप इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान. सिंगल यूज़ प्लान मतलब सिंपली क्या होता है, एक ऐसा प्लान जो एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. जैसे वो गोल अचीव हुआ, वो आपका प्लान बेकार हो जाएगा. दे आर द प्लान्स एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स. These are the plans providing guidance for performing recurring activities. No. A plan designed for entire organization. No. Correct answer होगा A, एक ऐसा प्लान जो स्पेसिफिक गोल के लिए बनता है. Next, management is considered to be an art because the principles of management has universal validity. Principle of management have universal application. Different principles of management are brought into effect डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स. देखो, आर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका कुछ इनोवेशन आए. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आपके पास सही है, बट उनको किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मैनेजर्स अप्लाई करते हैं, यही तो रिलेटेड होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट से. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, विच लेवल ऑफ नीड्स एनकम्पासेस द डिजायर फॉर सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन. ये हमने बताया भी हुआ है कि ये एस्टीम नीड्स का पार्ट है. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन मैनेजमेंट. आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब काम आप क्या करते हो कि कुछ काम जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो आप किसी दूसरे या हम कह सकते हैं एक्सटर्नली आप उसको आउटसोर्स कर देते हो, किसी और को दे देते हो करने के लिए, सो दैट आपके ऊपर उतने काम का बर्डन कम हो जाए. डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. नहीं, डिसीजन तो अल्टीमेटली आप ही को लेना है, बस काम आप उनसे कराते हो. ऑफलोडिंग नॉन कोर फंक्शंस और टास्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर. यस, करेक्ट आंसर होगा बी, कि आप अपने कुछ काम जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो काम आप एक्सटर्नल वेंडर्स को दे देते हो. Which of the following marketing orientations emphasizes creating products that meet customer needs and wants while achieving organizational goal? Production orientation, product orientation, selling orientation और marketing orientation. Correct answer होगा D. जिन्होंने क्लासेस परचेज की थी उनको पता होगा कि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था और ये सारे क्वेश्चंस ना वहीं से बने हैं. Next, in the context of market segmentation, which approach involves dividing the market based on demographic factors जैसे age, gender, income, occupation? No doubt correct answer होगा demographic segmentation. In the context of the marketing mix, which element involves selecting and managing distribution channel? जहाँ distribution channel की बात हुई वहाँ हम किसकी बात करेंगे, place की. Which control mechanism involves comparing performance data with those of industry peers or competitors to identify best practices and areas of improvement? Benchmarking, budgetary control, statistical process control और balance scorecard. जब हम comparison की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे बेटा, benchmarking की. मतलब हम हमारे पास एक benchmark होता है कि हाँ ये काम सबसे perfect manner में इस तरीके से किया जा सकता है, तो improvement भी तो हम उसी को follow करके करेंगे. Next, according to McGregor's theory X and Y, which theory assumes that employees are inherently lazy and require close supervision? Theory X,
इस पे भी हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये अप्रोच किसने डेवलप किया था? पीटर ड्रकर ने, और ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया अपने सेशंस में। व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? देखो, स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड होती है। अ डिटेल्ड प्लान फॉर अचीविंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अ सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजंस दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शंस, अ टैक्टिकल अप्रोच टू मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन की बात नहीं करते हम, किसकी बात करते बेटा? लॉन्ग टर्म्स की। नेक्स्ट, which of the following scenarios would not lead to a shift in the demand curve for smartphones in a particular market? देखो, दो चीज़ होती है, अगर प्राइस और डिमांड के बीच में चेंजेस होता है, मतलब प्राइस के बेसिस पे डिमांड चेंज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तब तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो मूवमेंट होता है वो उसी पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे होता है। बट अगर हमारा प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे रिलेटेड प्राइस, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस, तो उस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो फर्स्ट केस में देखो लिखा है द गवर्नमेंट अनाउंसेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मिनिमम वेज लीडिंग टू हायर डिस्पोजेबल इनकम। इनकम की बात हो गई, ये अदर फैक्टर है। अ न्यू टेक्नोलॉजी मर्जेस, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हुई, ये भी क्या हो गया? अदर फैक्टर है। A popular smartphone manufacturer decides to offer a limited time discount on its latest model, reducing the price. अब क्योंकि कह रहा है कि किस केस में शिफ्ट नहीं होगा, तो जब प्राइस में चेंज होगा, प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन होगा और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, तो नो डाउट हमारा जो डिमांड कर्व है उसका सिर्फ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज मूवमेंट होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। और बाकी ए, बी और डी के केस में, क्योंकि डी में भी इनकम की बात किया है, तो ये अदर फैक्टर्स है, इन केसेस में आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कभी नहीं होता है इसमें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइजेस नहीं होती, एक पर्टिकुलर प्राइस होता है और वो प्राइस टेकर होती है मार्केट, जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। मेनी सेलर्स होते हैं बट फ्यू बायर्स नहीं होते हैं। सेम प्राइस फॉर द सेम गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे एग्जांपल लो कोलगेट का, तो कोलगेट का अगर आप 100 ग्राम का पैक खरीदने जा रहे हो तो हर जगह आपको सेम ही प्राइस पे मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सोशल लोफिंग इन द कंटेक्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स? देखो, सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जब वर्कर्स ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपना कम एफर्ट डाल पाते हैं कंपैरेटिवली, जब वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। यही प्रोसेस है सोशल लोफिंग का। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन ग्रुप कंपेयर टू व्हेन वर्किंग अलोन। करेक्ट आंसर ही ए होगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक? चेक को क्रॉस करने का प्राइमरी पर्पस यही है कि आप उसको जा करके बैंक में ही डिपॉजिट करो और वहीं से आप उसको इनकैश करा पाओ। इट मे टू मेक इट इनवैलिड, टू इंश्योर इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। यस, करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following statements best describes the key feature of UPI highlighted in the scenario? देख लेते हैं। UPI सबको पता है, आजकल सब यूज़ कर रहा है UPI ID से ही हम लोग पेमेंट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ फिजिकल कार्ड। यहाँ फिजिकल कार्ड की तो बात ही नहीं होती, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की ID लेते हैं और उस पर डायरेक्टली गूगल पे से, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। UPI अलाउज फॉर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। येस, वर्चुअल मतलब बस आपको पता रहता है कि हाँ अगर मैम को पेमेंट करना है तो इस ID पे पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। UPI ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व लेंदी प्रोसेसिंग टाइम? नो, तुरंत इंस्टेंट हो जाता है। एंड UPI कैन ओनली बी यूज फॉर ऑनलाइन परचेजेस? नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस, दैट इज CACP इसका नाम है। वॉट डज द टर्म लीगल टेंडर रिफर टू इन द कंटेक्ट ऑफ करेंसी? करेंसी के टर्म में अगर लीगल टेंडर की बात करें तो बेसिकली वो जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। करेंसी दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स विदाउट क्वेश्चन। करेंसी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट एज अ मीडियम। येस, करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि लीगल टेंडर की बात किया है तो लीगल टेंडर तभी माना जाएगा जब उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड एंड गारंटीड किया हो। Whose signature is typically found on currency notes in many countries? बेसिकली गवर्नर करते हैं RBI के, दैट इज सेंट्रल बैंक के, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व? ये भी डिस्कस किया हुआ है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ गिवन गुड? गिवन गुड वो गुड होते हैं जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं एंड सिंपली जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप उनकी डिमांड कम कर देते हो। अ गुड फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। नाबार्ड, अ बैंक फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी? इसको रिकमेंड किया गया था सबसे पहले बाय बी शिवारमन कमिटी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार ऑलरेडी पास्ट ईयर पेपर्स में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट है इंडिया साइंड MOU फॉर लिंकिंग ऑफ इंडियाज UPI विथ इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ विच कंट्री? UAE। ये बेसिकली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड? RBI। टोकनाइजेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, ये बेसिकली एसोसिएटेड है पेमेंट सिक्योरिटी से। नेक्स्ट, गोल्डन रिवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राबी क्रॉप्स ओनली? सिर्फ राबी क्रॉप्स कौन से हैं? बार्ले एंड ग्राम। ये बेसिकली लर्न करने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए हम सीधे सीधे यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। एन इकॉनमी इन विच देयर इज बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, नो डाउट ऐसी इकनॉमी को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकनॉमी, जहाँ दोनों सेक्टर मिल करके काम करते हैं। नेशनल इनकम को हम और क्या कहते हैं? नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNPFC, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ 20 रुपीज़ नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? अगर आप 20 रुपये की नोट के पीछे देखोगे ना तो एलोरा केव्स का आपको इमेज दिखेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट? 1 रुपी नोट पे हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी ही साइन करते हैं, और बाकी पे कौन करता है? गवर्नर ऑफ द RBI और सेंट्रल बैंक। In contact with the balance of payments, the merchandise exports which refer to sale of goods abroad belong to which among the following? अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट की बात करें तो ये रिलेटेड होता है करंट अकाउंट के क्रेडिट एंट्री से, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, हु ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स? लेबर ब्यूरो। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। What do we call the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial bank? जब रिजर्व बैंक देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब रिवर्स होता है तो रिवर्स रेपो रेट होता है। What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting companies? ऐसे को हम कहते हैं CVDs, that is countervailing duties, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। According to Invest India report, India's e-commerce market is expected to grow to $325 billion by which year? 2030। ये सब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। Who is the author of the book Rich Dad Poor Dad? ये बहुत फेमस बुक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रॉबर्ट कियोस्की। ये लास्ट के जो हमारे 10 to 15 क्वेश्चंस थे, ये जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसमें नो डाउट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, तो जनरल अवेयरनेस में ही हम लोग इकोनॉमिक्स का भी पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास 85 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो नो डाउट इजी थे, जनरल अवेयरनेस के अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना मार्क्स आपको मिला, एंड आपको हमारे चैनल से, टेस्ट सीरीज से या इनफैक्ट क्लासेस से कितना फ़ायदा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिल सके। अगर आप लोगों को आज की क्लास यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट इसी तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल पाए। एंड आज की क्लास की PDF और आंसर की बहुत जल्दी हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से उसको ज़रूर से चेक कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।